हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन फंडामेंटली जो थोड़े बहुत न्यूज़ आते रहते हैं और फंडामेंटल को गवर्न करते हुए थोड़े बहुत जो प्रिंसिपल हैं उसको समझने से आपके जो टेक्निकल एनालिसिस में है उसमें भी आपको थोड़े बहुत एक्यूरेसी या उसका एक अलग अप्रोच आपको मिल जाएगा। तो आज हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो फंड मैनेजर्स हैं या तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जब वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड खुला है, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करते होंगे कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंट्री के कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे ख्याल आपको आते रहते होंगे, तो मैं आपको आज थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका बेसिकली मोटा मोटा क्या अप्रोच रहता है और वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो दो ही अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है और बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, हम पहले एनवायरनमेंट अच्छा ढूंढते हैं, उस एनवायरनमेंट में फिर अच्छी कंपनी ढूंढते हैं और फाइनली उसमें अच्छी कंपनी ढूंढते हैं जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बॉटम अप में हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम पहले कंपनी ढूंढते हैं, उस कंपनी के फिर सेक्टर को, उस कंपनी के फिर उस इकोनॉमी को और फिर उस इकोनॉमी के ओवरऑल मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो वैसे करके हम पूरा रिवर्स वर्कआउट करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टॉप डाउन अप्रोच के बारे में। दोस्तों, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, हम पहले पूरे वर्ल्ड मार्केट की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा रीजन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस रीजन में कौन सी कंट्री है जो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस कंट्री में कौन सा कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर की कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, और या तो कौन सी कंपनी है जो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगी, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे, तो वैसी वाली कंपनी में फाइनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी हेल्थ। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी हेल्थ आप बोलोगे कि इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको जीडीपी फिगर्स देखने पड़ेंगे। जीडीपी फिगर्स में आपको कैसे देखना पड़ेगा, मान लीजिए पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी आप देख रहे हैं तो उसमें ग्रोथ देखिए, मतलब प्रीवियसली, मतलब पास्ट से फ्यूचर में उसका ग्रोथ कैसा रहा है। अगर ग्रोथ अच्छा रहा है, इंक्रीमेंटली अच्छा ग्रोथ आ रहा है, अच्छी बात है। ऐसे करके आप दूसरे में देखिए, एक्चुअल नंबर देखिए कि एक्चुअल जीडीपी का नंबर आ रहा है और उसको दूसरी कंट्री से कंपेयर करिए। तो ये दो चीज़ करके आप फाइनली कहीं पे नैरो डाउन कर पाएंगे कि जिसमें आपको लगे कि हाँ, इसके जीडीपी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और इसके थोड़ा बहुत ग्रोथ स्टेबल है, तो वो आपके लिए रिलेटिवली लेस रिस्कियर और स्टेबल एक आउटलुक बन जाता है फिर उसमें डीपर एनालिसिस करने के लिए। तो उस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपने एक कंट्री फाइनल कर ली होती है। उस कंट्री में फिर आप क्या करते हैं, उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई एक ब्रॉड इंडाइसेस, मान लीजिए कि इंडिया की बात करें तो एनएससी। तो एनएससी में हम देखेंगे कि उसका क्या लेवल अभी मार्केट में चल रहा है, क्या वो अप ट्रेंड में है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, क्या वो साइडवेज है। दोस्तों, क्या होता है जनरली कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री अच्छा कर रही है तो उसका स्टॉक मार्केट भी अच्छा ही कर रहा हो। कई बार इसमें डाइवर्जेंस आपको मिल जाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं। ब्रॉडली इसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जैसे 50 डेज 200 डेज की मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है और अगर आपको लगता है कि यहाँ से अब इकोनॉमिक हालत सुधरने वाली है ड्यू टू सम स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस या और कोई चीज़ें, एफआईआई मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है और ढेर सारी चीज़ें हो सकती है, तो उससे आपको लगता है कि हालत सुधरने वाली है, तो चीज़ें बेटर हो रही है, टर्न अराउंड है, कंट्री का केपेक्स हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों से आपको एक हिंट मिलती है। और क्योंकि 200 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो कोई भी कंट्री हो उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट होता है, तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट का एक प्रेफरेंस ले सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप जितना जनरली आप जो सपोर्टिंग मूविंग एवरेज रहती है उसके आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका मतलब टू दैट एक्सटेंट आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा बहुत फेवरेबल हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है उसको देखेंगे। मतलब हमने अभी तक क्या किया कि एक जीडीपी के हिसाब से एक हमने कंट्री आइडेंटिफाई कर ली, उस कंपनी का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देख लिया, अगर अप ट्रेंड में है तो फर्दर एनालिसिस करेंगे, साइडवेज और डाउन ट्रेंड है तो फिर उसको छोड़ देंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब अप ट्रेंड में होता है तभी फिर उसमें हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कंट्री का कंट्री की इकोनॉमी का क्या आउटलुक है। दोस्तों, ये जो मैं आपसे चीज़ अब शेयर करने जा रहा हूँ, इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, कभी भी फिर आपको इसमें डाउट नहीं आएगा।
ब्रॉड 3 फिगर्स रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एनालाइज़ करने के लिए। हालाँकि बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये जो 3 नंबर है, वो सम अप कर देते हैं चीज़ों को। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। तो ब्रॉडली क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ऐसा होना चाहिए कि भाई ओवरऑल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव हो। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए। दोस्तों, जब आपके पास पैसा आता है तो या तो आप सेव करते हो या तो उसको इन्वेस्ट करते हो। जब आप सेव करते हो तो भी वो कंट्री में रहता है, और जब इन्वेस्ट करते हो तो भी वो कंट्री में रहता है। जब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा तो मान लीजिए आपने शेयर खरीदे या तो बैंक की एफडी में पैसा डाला, तो वो पैसा अल्टीमेटली चैनल में आता है, और वो चैनल मतलब फंडिंग चैनल में आता है। फिर वहाँ से फिर फर्दर जिसको ज़रूरत होती है उसको जाता है, और फिर उस पे वो थोड़ा और पैसा बनाता है। तो ऐसे करके कंट्री में जो ग्रोथ है वो रूट होता रहता है। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए आपके पास पैसा आया तो थोड़ा बहुत एक्सेस पैसा बचा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, खर्चे करने के बाद, तो फिर आप उसको खर्च करते हैं। अपनी अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें, अपनी मौज शौक की चीज़ें उसमें आप डालते हैं, अपने शौक की चीज़ों में पैसा डालते हैं। तो होता क्या है, जब आप पैसा डालने जाते हैं तो या तो अफोर्डेबिलिटी होती है या तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। अब डिपेंड करता है कि आपका उस पे कितना इंटरेस्ट है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है और आपके पास पैसा है तो आप उसको बिल्कुल खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि फिर आपको लोन्स लेनी पड़ती हैं, बोरो करनी पड़ती है। अभी जो अफोर्डेबिलिटी वाला एंगल है ये डील करता है इन्फ्लेशन से। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो चीज़ों के भाव बढ़ते रहेंगे, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। या तो फिर आपको उसी के मुकाबले पैसे आपको रेज मिलता रहे, या तो फिर आपको कंटिन्यूसली बोरो करते रहना पड़ेगा। अब बोरो भी आप तब करोगे कि जब आपको कम रेट पे मिले, मतलब रीजनेबल रेट पे जब आपको लोन से पैसा मिल जाए, तभी आप उसमें लोन लेके परचेज़ करेंगे अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं या तो जो भी आपको खर्चा करना है उसके लिए। तो मोटा-मोटा आपके पास पैसा होना चाहिए, वो पैसा एक्सेस बचना चाहिए, उस एक्सेस पैसों से आप खर्च करने चाहिए। वो खर्च ऐसा होना चाहिए कि या तो आपकी ज़रूरत में आए और या तो ना आए। आए तो भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर नहीं आता है, आपके पैसे कम बढ़ रहे हैं, तो आपको बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट है वो इफ़ेक्टिव रहने पड़ेंगे। जब आप बोरो करके करते हैं, मतलब परचेज़ करते हैं, तो कंपनी की प्रोडक्ट बिकती है, बैंक को उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब रहती हैं तो ये एक इकोनॉमी के इंजन के चलाने के लिए काफ़ी मददरूप रहती है। अगर मान लीजिए आप लोन नहीं लेते, आप कोई खर्च नहीं करते, आप पैसा अपने पास ही रखते हैं, तो होता क्या है, वो एक पर्टिकुलर मान लीजिए आप कोई बाइक वगैरह आपको खरीदने हैं, डिफ़र कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री के सारे लोगों ने बाइक खरीदना डिफ़र कर दिया, तो उस कंट्री की जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगेगी। फिर ऐसा होते-होते अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा। तो ब्रॉडली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आदमी के पास पैसा जब आता है तो ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ वाला जो इंजन है वो घूमने लगता है। फाइनली अब हम आगे बात करेंगे कि फिर हम क्या देखेंगे कि फंडामेंटल के मुकाबले मार्केट क्या चल रहा है? क्या मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है? मान लीजिए कि आपने देखा कि जैसे हम निफ्टी में बोलते हैं कि 23-24 का जो पीई है वो बहुत ही ओवरबॉट वाला सिचुएशन हो जाता है और वहाँ से मार्केट करेक्ट होता है। तो ऐसे और भी ढेर सारे इंडिकेटर हैं जिसको आप यूज़ करके आप देख सकते हैं। हर एक पोज़ीशन को आप जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करिए, उसको रैशनल की समझने की कोशिश करिए कि ओवरबॉट है तो क्यों है और ओवरसोल्ड है तो क्यों है। फाइनली हम देखेंगे कि हमने जो ओवरऑल सारी चीज़ें एनालाइज़ कर दी, अब हम फाइनली आएँगे सेक्टर पे, कौन-सा सेक्टर अच्छा कर रहा है और कौन-सा सेक्टर फ्यूचर में अच्छा करेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ से अभी तक हमने जो चीज़ एनालाइज़ करी वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, थियोरेटिकल टाइप की चीज़ें थी, वो कोई भी कर सकता है, डेटा आपको गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है उसमें आपका एनालिसिस चाहिए, क्योंकि सेक्टर को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए मैं अगर सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ या तो रिन्यूएबल की बात करता हूँ, तो उसमें सोलर आता है, विंड आता है। सोलर में पावर परचेस एग्रीमेंट्स आते हैं। जो सोलर की टेक्नोलॉजी है उसमें जैसे पीवी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, और दूसरी भी एक थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी क्या कॉस्ट है, वो सारा बहुत आपको थोड़ा बहुत पता करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज रहते हैं जैसे क्रिसिल हो गई, केयर हो गई, उसके आप रेटिंग रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझ के आपका जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है और उससे वो क्या फाइनली उसके फिनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होकर हो रहा है, वो अगर आप एनालाइज़ कर पाएँ तभी आप फाइनली एक उसको फिर एक अपने शॉर्टलिस्ट में एक बना पाएँगे कि सेक्टर में कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। और जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद उस सेक्टर में से कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए जिससे अपने को अच्छा खासा पैसा बनता मिले। तो दोस्तों, आपको पैसा तभी अच्छा मिलेगा जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, और कंपनी तभी अच्छा परफॉर्म करेंगी जब उसके पास ऐसी कोई यूएसपी है जो उसको अपने बाकी के पीयर से अलग
अलग रखती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, उस कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी का मार्केट समझना पड़ेगा, उस मार्केट में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपका पूरा एनालिसिस चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ होती हैं, जो फंड हाउसेज़ होते हैं, वो सारे सेक्टर के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट्स रखते हैं, जो उसी के पीछे काम करते रहते हैं। और इसीलिए आप सारी चीज़ नहीं कर सकते। आपको म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ हो गई जैसे, उसमें आपको अपना थोड़ा बहुत उन पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनके भरोसे थोड़े बहुत आपको पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि उनका खुद का एनालिसिस रहता है और आप अकेले इस लाइफ में इस सारी चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। हालाँकि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो कोई भी कंपनी का पॉजिटिव, नेगेटिव समझ के फाइनली उसके फाइनेंशियल्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो आप समझें। क्योंकि क्या है दोस्तों, ब्रॉडली होना क्या चाहिए कि कोई भी कंपनी हो, अगर आप एनालाइज़ करना चाहें, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो देखिए ये कि उसका सेल बढ़ता होना चाहिए, मतलब उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ता होना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बिक रही है उससे उसका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो फाइनली उसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल, उसने जो पैसा लगा रखा है उसमें उसको ढंग का जो रिटर्न है वो मिल रहा है। और वो जो फाइनली रिटर्न है वो जो शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर के फॉर्म में मिलता है, मतलब पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब शेयर होल्डर के लिए फाइनली कितना पैसा बनता है वो इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको बताया था, पी रेशियो, अर्निंग मार्केट प्राइस इंटू, मतलब अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो ईपीएस के कितने गुना लोग पैसा दे रहे हैं, उससे आपको एक वैल्यूएशन का फैक्टर पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ के एक फाइनली एक अपना डिसीजन ले सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है जिनका इनमें एनालिसिस हो। तो ब्रॉडली हमने ये चीज़ें समझने की कोशिश इसीलिए करी, क्योंकि अपने को एक ब्रॉड पिक्चर जब पता होता है तो हम जब डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, और हम कुछ हद तक चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं और अपने विजन में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो मैं होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।